सेलुलर बैरियर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाय बर्थ होती है वो इन्नेट, और जन्म के बाद से आती है वो एक्वायर्ड। इन्नेट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी सेल्स आती है इन्नेट में? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और एनके सेल्स। ये सारी फेगोसाइटिक है नॉन फेगोसाइटिक? फेगोसाइट। लेकिन एनके कैसी है? नॉन फेगोसाइटिक। ओके, उधर चले जाओ तो उधर कौन सी सेल्स आती है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो वो जो आपने लाइन लिखी उसके लाइन के लास्ट नीचे एक एरो लगा लिखो। फेगोसाइटिक जो होते हैं ना सेल, वो फेगोसाइटिक सेल बता दी सारी, तो आप इसके नीचे एरो लगा लिखो। फेगोसाइटोसिस always start with chemotaxis. Phagocytosis always start with chemotaxis. देखा? हिंदी में लिखिए, फेगोसाइटोसिस की क्रिया, जो लास्ट लिखा था उसके नीचे एरो लगा लिखना। फेगोसाइटोसिस की क्रिया सदैव कीमोटैक्सिस के साथ प्रारंभ होती है। फेगोसाइटोसिस समझ रहे हैं? फेगोसाइटोसिस कौन करती है? ये जो है ना मैक्रोफेज, कैसी बना लो, किस शेप की होती है? अमीबोइडल शेप की। तो ये है बेटा मैक्रोफेज बोले तो जाइंट ईटर। तो ये बड़ी सेल जाइंट ईटर सेल, यानी कि बड़ी बड़ी सेल्स होती है मैक्रोफेज, बिग ईटर सेल्स होती है। अब ये फेगोसाइटोसिस करेगी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फेगोसाइटोसिस। जरा मेरे को बताना, फेगोसाइटोसिस क्या होगा? किसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस? बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया आता है उसको खा जाना, किल कर देना, मार देना, ये क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस। बताओ फेगोसाइटोसिस कौन कौन करती है? मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स और एनके सेल्स करती है? नहीं करती है। लिम्फोसाइट करती है? नहीं करती है। तो ये सेल्स करती है, ठीक है ना? तो जो सेल्स फेगोसाइटोसिस कर रही है, हमेशा जब भी फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स विथ कीमोटैक्सिस। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस क्या है समझिएगा। यहां पर बैक्टीरिया आया है, ये बैक्टीरिया आया, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके ब्लड में एंटर कर गए, दिख रहे हैं? बैक्टीरिया, पहचान कौन? बैक्टीरिया आया है तो इन्फेक्शन करने ही आया है, कोई लुका छुपी खेलने तो आया नहीं है कि थप्पा करके भाग जाएगा। आया है तो कुछ ना कुछ बीमारी करेगा। जब ये बीमारी करेगा तो करता क्या है बेसिकली? ये आता है अंदर टॉक्सिन रिलीज करता है। तो सबसे पहला काम ये बैक्टीरिया ने क्या रिलीज कर दिया बेटा? टॉक्सिन। तो इन्होंने रिलीज करे टॉक्सिन रिलीज करे, जिनको अपन एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। अब टॉक्सिन्स को ये जो मैक्रोफेज है, उन टॉक्सिन्स के जिधर से टॉक्सिन आ रहे, कुछ तो गड़बड़ आ रही है, उधर चलते हैं और उधर जाएगी, वो उन टॉक्सिन्स को सेंस करेगी। तो टॉक्सिन्स के, केमिकल्स के पीछे चलना कीमोटैक्सिस, रसायन के पीछे चल रही है ना? तो अगर ये केमिकल छोड़ता ही नहीं तो इसको पता ही नहीं चलता, तो उधर जाती नहीं, तो उसके केमिकल छोड़ने की वजह से उधर चल गई। तो हमेशा फेगोसाइटोसिस जब भी होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? कीमोटैक्सिस। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपका आंसर सही होना चाहिए। पहला काम क्या होगा? कीमोटैक्सिस। समझ गए क्या? कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस का मतलब ये उनके पास चली गई सेल, कीमोटैक्सिस करती हुई, अपनी अमीबोइडल मोशन करती हुई उनके पास चली गई। जैसे उनको उनके पास जाएगी, अब क्या करेगी? उनको अपनी सरफेस पे अटैच करेगी। तो इसका दूसरा काम जो होगा बेटा, इन बैक्टीरिया को अपनी सरफेस पे अटैच करना, बोले तो एडहेरेंस। क्या बोलेंगे? एडहेरेंस। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा? एडहेरेंस। उनकी अपनी सरफेस पे चिपका लिया। आना मुन्ना तो किधर है, आ तो सही। ये बैक्टीरिया को अपनी सरफेस पे चिपका लिया। थैंक गॉड कि जब हमारे को बनाया गया, जब नेचर ने हमें बनाया, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर लिपिड के साथ प्रोटीन रखा। आपने सिंगर निकोलसन का मॉडल पढ़ा है, तो इसमें तरलता होती है। तो ये झिल्ली जो होती है, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगी, और यहां पर ऐसे इनफोल्ड होकर के आप जो सूडोपोडिया पढ़ते हैं, वैसी सी स्ट्रक्चर बनेगी। समझे कि नहीं समझे? इस स्ट्रक्चर बनने का मतलब, अब एंडोटॉक्सिन बने, उसके बाद अगला काम क्या हुआ? बैक्टीरिया को अपनी सरफेस पे अटैच कर लिया। उसके बाद अगला काम क्या होगा? तो अगला काम होगा इसको, बैक्टीरिया को अंदर लेना, बोले तो इंजेक्शन। क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। तो बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया जाएगा। आ जा, तू किधर जा रहा है? तो सबसे पहले बैक्टीरिया आए, उन्होंने अपने एंडोटॉक्सिन छोड़े, उन एंडोटॉक्सिन के पीछे से क्या चला? कीमोटैक्सिस करी। कीमोटैक्सिस करके वहां पर गई, उन बैक्टीरिया को अपनी सरफेस पे चिपकाया, अटैच किया बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच किया। एडहेरेंस। जैसे एडहेरेंस हुआ, अब अपना जो मेम्ब्रेन है उसका क्लासिफाइड नेचर है, उसकी तरल प्रकृति है, तो झिल्ली है, उसको बैक्टीरिया को ऐसे अंदर एंगल्फ कर लेगी, अंदर ले लेगी, है ना? तो ऐसे अंदर ले लेगी तो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। समझ में नहीं है? और इस तरह से बैक्टीरिया आ जाएगा अंदर। तो ये जो है अंदर की तरफ इस तरह से एक ऐसा कुछ बन जाएगा, और इसके अंदर ये रहा बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया बेचारा अंदर फंस गया। समझे कि नहीं समझे? पर ऐसा नहीं कि दुनिया के हर बैक्टीरिया आकर के यहाँ से चिपक ही जाएंगे, एड्रेस कर ही लेंगे। हम बहुत ही एडवांस हैं, लेकिन ये नहीं कि हम सबसे एडवांस हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया मौजूद है जिनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है। बोले तो टीबी के बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया कौन सा होता है? टीबी बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं, तो वो इसके ऊपर अटैच ही नहीं हो पाते। तो बताइए इनको अंदर कैसे लिया जाएगा? तो वो अंदर ही नहीं लेगी तो उनका डाइजेशन कैसे होगा? हम एडवांस है, लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिनमें भी कुछ ऐसा नेचर होता है। सिर्फ हम ही राज कर, ऐसा नहीं है। हर जीव अपने आप को बचाए रखना चाहता है। हम ह्यूमन है, मैमल है, सबसे टॉप पर आते हैं, इकोलॉजी में टॉप पर, इवोल्यूशन में टॉप पर। लेकिन एक वायरस जो अभी तक एक सेल भी नहीं बना, उसने अपनी बत्ती लगा दी। 2 साल के लिए घर में पैक करके रख दिया इस जानवर को। सारे दूसरे जानवर जंगल के खुले घूम रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम सबसे एडवांस है ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि उनमें भी तो कुछ मैकेनिज्म है। आप कितने एडवांस है, एक छोटा सा वायरस सिर्फ आपके अंदर जाकर के आपको मार सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इनमें भी ऐसे मैकेनिज्म है, इवोल्यूशन इनमें भी हुआ है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कैप्सुलेटेड होते हैं, तो इनको आप एड्रेंस नहीं कर सकते, मतलब इनका फेगोसाइटोसिस इस विधि से नहीं हो सकता। लेकिन हाल फिलहाल कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसको अंदर ले लिया, तो आप जानते हैं कि आप अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं एंडोसोम। क्या बोलेंगे बेटी? एंडोसोम। याद करिए सेल बायोलॉजी को। एंडोसोम बन गया है प्राइमरी लाइसोसोम या प्रोटोलाइसोसोम बनेगा, और अब यहाँ पर प्रोटोलाइसोसोम के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोलाइसोसोम बनेगा। और हेटेरोलाइसोसोम के अंदर एटीपी के मदद से बाहर से प्रोटॉन पंप एक्टिव होगा और प्रोटॉन को अंदर डाला जाएगा, अंदर का पीएच कम होता जाएगा, और जब ये पीएच 5 हो जाएगा उस वक्त इनके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होकर के डाइजेशन कर देंगे। तो इसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी एंडोसोम बनाने के बाद? डाइजेशन बोले तो पाचन। तो तीसरी स्टेप क्या होगी बेली? चौथी स्टेप क्या होगी? डाइजेशन। और जब पाचन हो ही गया है, उसको पचा ही लिया है, तो हो गया ना, मर गया ना, वो हो गए बोले तो किल। यानी कि अगला स्टेप क्या हो जाएगा? किलिंग। तो इस तरह से इनको मारा जाता है। सुपारी बहुत खतरनाक तरीके से लगती है। सबसे पहले कीमोटैक्सिस की जैसे चल करके गई, और वहां पर जहां पर क्या बैक्टीरिया थे वहां पर बैक्टीरिया को अपनी सरफेस पे अटैच किया। उसके बाद उनको अंदर क्या बोले तो इंजेक्शन। अंदर करने के बाद उनका क्या? डाइजेशन करने के बाद उनको मार ही दिया। समझे कि नहीं समझे? अब जो इंजेक्शन किया है, चाहे तो ये पिनोसोम का दीजिए, चाहे तो फेगोसोम का दीजिए, वो तो होगा जब देखा जाएगा, सेल बायोलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या बना? एंडोसोम। समझे कि नहीं समझे? तो ये पूरा फेगोसाइटोसिस है। बोलो फेगोसाइटोसिस समझ में आया कि नहीं आया? फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन को हमारी मैक्रोफेज कैसे मार रही है। इनके मारने का तरीका सबसे निराला है कि नहीं निराला? अच्छा, क्या नेचुरल किलर सेल ऐसे मारती है? क्या मैक्रोफेज ऐसे मारती है? हाँ, ये मैक्रोफेज ही तो है। मैक्रोफेज ऐसे मारती है। हाँ, और कौन ऐसे मारती है? मोनोसाइट ऐसे मारती है। और कौन? न्यूट्रोफिल ऐसे मारती है। लिम्फोसाइट ऐसे मारती है क्या? नेचुरल किलर नहीं है। समझ गए ना? तो जो फेगोसाइटोसिस कर रही है वो ऐसे फेगोसाइटोसिस करती है। तो मैं कल बहुत ही चिल्ला रहा था फेगोसाइट। आज समझ ही गए ना क्या होता है फेगोसाइट? बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया, मार दिया, है ना? तो खा जाएगी, खाने वाली होती है। और हर कोई खाने वाली नहीं होती, कुछ मारने वाली होती। बोले तो नॉन फेगोसाइटिक न्यूट्रोफिल्स है क्या? नहीं, इनके बात समझ में आएगी नहीं? नोट करो। फेगोसाइटोसिस हो गया। फेगोसाइटोसिस के बाद अब क्या करना है? तो अब अपन नॉन फेगोसाइटिक सेल के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। अरे तुम क्या बातें कर रहे हो? उसको पता है क्या? मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन ले। नॉन फेगोसाइटिक सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। नॉन फेगोसाइटिक सेल के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर जो ब्लड होता है उसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा, और 45% क्या होता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में कौन कौन आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी, है ना? फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर आती प्रोटीन्स, है ना? सारा सब कुछ पढ़ा था। तो अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें, क्योंकि पूरे इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा काम किसका होता है? आरबीसी का कि प्लेटलेट्स का? डब्ल्यूबीसी का। किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। तो पहले डब्ल्यूबीसी को जानो तो सही। और तुम सारे डब्ल्यूबीसी पढ़ के आओ 11वीं कक्षा में ब्लड वाले चैप्टर में। लेकिन हो सकता है ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं तुमको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। किसी को डिटेल से डब्ल्यूबीसी पढ़ना है तो मेरे को बताना, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, वो वीडियो देख लेना, मैंने पहले पढ़ा रखा है। डब्ल्यूबीसीज, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, इन डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है बेटा? ल्यूकोसाइट। व्हाइट कलर की होती है कि रेड कलर की? कलरलेस। कोई व्हाइट कलर नहीं है, ये कलरलेस होती है। समझ रहे हैं? व्हाइट कलर नहीं है, चीजों को ध्यान से समझो। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, है ना? इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। बोलिए कैसे होती है शेप में?
अमीबोइडल होती है। और आपने पढ़ा इनको अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट जिसको हिंदी में कहते हैं कणिकामय, जिनमें कण पाए जाते हैं। इनमें 3 प्रकार होते हैं वापिस, कौन कौन से? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। यहाँ याद आ रहा है। एसिडोफिल्स को और क्या कहते हैं? इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। तो एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और जो एक ग्रेन्युलोसाइट होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, उन एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आप कौन सी पढ़ते हैं बेटा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो एक तो आप पढ़ते हैं मोनोसाइट और दूसरी आप पढ़ते हैं लिम्फोसाइट है ना। तो यहां पर मैंने इन सब की शॉर्ट नाम लिखे, इसको डिटेल से पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ाना ये है, समझे कि नहीं समझे? मोनो मतलब इन सबको शॉर्ट नाम में लिखा है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं अपन। मोनोसाइट के बारे में बात करें तो बोलो बेटा, मोनोसाइट फेगोसाइटिक नॉन फेगोसाइटिक? फेगोसाइटिक। लेकिन लिम्फोसाइट नॉन फेगोसाइटिक, समझे कि नहीं समझे? लिम्फोसाइट नॉन फेगोसाइटिक। तो एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इन लिम्फोसाइट की बात की जाए, थोड़ा सा और मिटा के लिखूंगा मैं। लिम्फोसाइट के बारे में आप सभी का कहना है कि ये कैसी होती है? नॉन फेगोसाइटिक। क्या सभी इस बात से सहमत है? नॉन फेगोसाइटिक होती है। ये कितने तरह की होती है लिम्फोसाइट? 2 तरह की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो ये हो गई बी लिम्फोसाइट और ये हो गई टी लिम्फोसाइट। क्या यहाँ तक आप 11वीं कक्षा में पढ़ के आए थे? तो 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा, आपके पास ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय और अकणिकामय। जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे वो ग्रेन्युलोसाइट, और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे वो एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो सिंगल न्यूक्लियस और बड़ा न्यूक्लियस है लिम्फोसाइट, और जिसमें किडनी शेप है वो मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरह की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जिसका मैच्योरेशन बोन मेरो में हो रहा है बी लिम्फोसाइट, जिसका थाइमस में हो रहा है वो टी लिम्फोसाइट। इतना पढ़ चुके थे। लिम्फोसाइट फेगोसाइटिक है नॉन फेगोसाइटिक? ये वाली मैक्रोफेज, मोनोसाइट, फेगो, ये वाली समझे कि नहीं समझे? अब मैं यहां तक का तुमको आता है, अब आगे समझा रहा हूं, उसको ढंग से समझना। ये सभी को आता है, सभी ने पढ़ा ये? ओके। इसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट एक और होता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट एक और होता है जिसको कहते हैं बेटा नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स, समझे? व्हाट इज नेचुरल किलर सेल्स? स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है, इट प्रेजेंट इन ब्लड। कहां पर पाई जाती है? प्रेजेंट इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। और टोटल जो लिम्फोसाइट होता है उसका 5 से 10% होता है। कितना? 5 to 10%। तो 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट। लाइट चालू करेंगे? ठीक है, चलो। हाँ, तो प्रेजेंट इन ब्लड 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट। ऑफ ब्लड नहीं, ऑफ लिम्फोसाइट है, ठीक है ना। ये जो होती है ये नेचर में कैसी होगी? फेगोसाइटिक या नॉन फेगोसाइटिक? नॉन फेगोसाइटिक। तो नॉन फेगोसाइटिक इन नेचर, नॉन फेगोसाइटिक इन नेचर, ये नटूरे में नॉन फेगोसाइटिक होती है, ठीक है ना। और ये अटैक ऑन, ये कहां पर अटैक करती है? किस पर अटैक करती है? तो दे अटैक ऑन, किस पर अटैक करेगी? हैं? बैक्टीरिया पर नहीं। ये बहुत ही खास टाइप की नेचुरल किलर सेल्स है। ये कहां पर अटैक करेगी? ये देखेगी बॉडी में कोई कैंसर सेल है क्या, उस कैंसर सेल को देखेगी, पहचानेगी, उस पर अटैक करेगी। ये बॉडी में घूमती रहती है। तो प्रेजेंट इन ब्लड बोला तो ब्लड बॉडी में घूमता रह रहा है, तो ये भी बॉडी में घूमती रह रही है, ब्लड के साथ साथ घूमती रह रही है। घूमते घूमते किसी सेल पर नजर पड़ गई, अरे इस सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, इस सेल में डिवीजन ज्यादा हो रहा है, इस पर अटैक करना पड़ेगा, इसमें केमिकल लोचा है। तो जिस सेल में केमिकल लोचा होगा उस पर अटैक करेगी। किस पर अटैक करेगी? अटैक ऑन कैंसर सेल। अरे कैंसर सेल बोले तो ट्यूमर सेल, और ट्यूमर सेल को मार देगी। तो बताओ उसको खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी? नहीं खाएगी। ये नॉन फेगोसाइटिक होती है। कैसी होती है ये? नॉन फेगोसाइटिक। दे अटैक ऑन वायरस इन्फेक्टेड सेल। किस पर अटैक करेगी? वायरस इन्फेक्टेड सेल पर। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल पर अटैक करेगी। और किस पर अटैक करेगी? अटैक ऑन एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल, बॉडी में कोई भी सेल घूमते फिरते ऐसे दिख गए, ये तो एबनॉर्मल है, ये सही से काम नहीं कर रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसको उड़ा दो, है ना। तो उड़ाने का काम करेगी, खाने का काम करेगी, उड़ाने का काम करेगी। तो सोचो कितनी गजब की मैकेनिज्म होगी कि एक सेल चलती फिरती कहीं जा रही है और पहचान रही है कि ये सेल सही सलामत है कि नहीं है, और इसमें कुछ गड़बड़ है, उसको उड़ा दो। तो उसको पता कैसे चल रहा है? मैकेनिज्म ही तो समझनी है। और वो मैकेनिज्म मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, वो पढ़ेंगे आप MBBS में, है ना। तो मन में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा डाल के जाऊंगा कि MBBS क्यों करनी है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए MBBS करनी है कि इसको पता कैसे चल रहा है, कि उसको मार कैसे रही है।
समझे कि नहीं समझे? नाउ प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर होती है, सही बात है। अब बताइए स्पेशल टाइप की नेचुरल किलर सेल, स्पेशल टाइप की क्या है? लिम्फोसाइट। इनको अपन कहेंगे मॉडिफाइड लिम्फोसाइट। ये क्या है? मॉडिफाइड लिम्फोसाइट। तो ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट ही है, लेकिन इनमें क्या हो गया बेटा? मॉडिफिकेशन हो गया, यानी स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन हो गया। क्या मॉडिफिकेशन हो गया? इनमें एक स्पेशल मॉडिफिकेशन ये हुआ कि बोलो लिम्फोसाइट जो होती है वो ग्रेनुलोसाइट की एक ग्रेनुलोसाइट, बट एक्सेप्शनली जो नेचुरल किलर सेल्स होती है उनके अंदर ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ग्रेन्यूल्स। तो एक्सेप्शनली, अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनली ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में क्या प्रेजेंट होंगे बेटी? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इन लिम्फोसाइट को जब देखते हैं तो इनके अंदर हमको ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। और ग्रेन्यूल्स होना तो ग्रेनुलोसाइट का कैरेक्टर है कि एक ग्रेनुलोसाइट का? ग्रेनुलोसाइट का। और फिर भी इसमें एक ग्रेनुलोसाइट होते हुए भी इसमें ग्रेन्यूल्स है, तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसका स्पेशल मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पेशल टाइप के मॉडिफाइड सेल्स होती है ना। तो जरा सोच समझ के बताना, मोनोसाइट फेगोसाइटिक या नॉन फेगोसाइटिक? फेगोसाइटिक होती है। लिम्फोसाइट फेगोसाइटिक या नॉन फेगोसाइटिक? नॉन फेगोसाइट। लेकिन बी लिम्फोसाइट कैसी होती है? नॉन फेगोसाइटिक ही होती है, लेकिन पे मत जाओ, समझ गए? बोल दिया है नॉन फेगोसाइटिक तो नॉन फेगोसाइटिक। सारा पढ़ क्या है? ये क्या लिखा है इसका मतलब? या फिर एओसिनोफिल। ये सब इसलिए छोड़ा क्योंकि ये 11वीं में पढ़ के हैं और ये नया पढ़ा है। तो बीच बीच में तो मेरे को चेता रहे थे ना सर, ये बता दो नेचुरल किलर क्या है, बता दिया, हो गया, जीव को ठंडक पड़ गई, ले लो। तो नेचुरल किलर सेल्स जो होती है, एनके सेल्स जो होती है, ये मार के खाती है कि खा के मारती है? सिर्फ मारती है, खाती नहीं है, ध्यान रखना, ये मारती है। अब कैसे मारती है? ये घूमती घामती, कभी कभी इसके सामने कोई टारगेट सेल आ जाती है तो उस टारगेट सेल को मार देती है। लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा कि मारती कैसे है। भाई फेगोसाइटोसिस, खाती कैसे दूसरी सेल को हमने समझ लिया, तो फिर मारने वाली कैसे मारती है ये भी समझना चाहिए। तो आइए समझते हैं। तो ये रही एक एनके सेल, बोले तो नेचुरल किलर सेल। कोई एनके सेल है, ये घूमती घूमती ब्लड के साथ किसी टारगेट सेल के सामने पहुंच गई। ये रही टारगेट सेल। आप किसको टारगेट सेल कहेंगे? टारगेट सेल बैक्टीरिया को कहेंगे? नहीं बेटा, ये बैक्टीरिया को नहीं मारती है। मैं पहले कह चुका हूं, नेचुरल किलर सेल बैक्टीरिया को मार रही है क्या? नहीं। तो किसको मार रही है? वायरस इन्फेक्टेड सेल, तुम्हारी ही बॉडी की सेल जिसमें वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया उसको मारेगी, और कैंसर सेल, ट्यूमर सेल्स को मारेगी, या फिर एबनॉर्मल सेल, कोई सेल खराब हो गई उसको मारेगी। तो ये बॉडी की सेल जो डिस्टर्ब है उनको मारेगी, बाहरी सेल्स को ये नहीं मारती है ना। बाहरी सेल्स को कौन मार रही है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, वो मार रही है कि नहीं? और किस प्रोसेस से? फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटिक है नॉन फेगोसाइटिक? नॉन फेगोसाइटिक। आइए देखते हैं, कोई टारगेट सेल पड़ी हुई थी, नेचुरल किलर सेल वहां से जा रही थी, जाते जाते अचानक नजर पड़ी, अरे ये सेल में तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरा देखते हैं क्या दिक्कत है। जब इस सेल को देखा तो पता चला इस सेल में तो वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर ये कैंसर वाली सेल है, या फिर कौन कौन एबनॉर्मल सेल है। अब इसका तो सूपड़ा साफ करना पड़ेगा। तो इसका सूपड़ा साफ करने के लिए सबसे पहले ये केमिकल रिलीज करती है। इस केमिकल को बोलते हैं बेटा परफोरिन। क्या बोलते हैं? परफोरिन। तो केमिकल का नाम याद हो जाएगा। कौन सा केमिकल सबसे पहले रिलीज किया? परफोरिन। किसने रिलीज किया? एनके सेल्स ने। ये परफोरिन करता क्या है? इसकी सेल के अंदर, इसकी टारगेट सेल के अंदर जगह जगह पर छेद कर देता है। क्या कर देता है? छेद। और इसमें इतने छेद करता है कि ये छेदीराम बन जाता है। तुम सोच रहे हो वो भी सही है, छेदीराम बन जाता है। और इसमें छेद ही छेद हो गए, छेद ही छेद। दिख रहे हैं आपको कितने सारे छेद बना दिए। इन छेद को कहते बेटा परफोर लाइंड पोर। पोर बोले तो छेद। अरे तुमने पढ़ा है ना पोरीफेरा, जिसमें छेद ही छेद हो, बहुत सारे पोरीफेरा ग्रुप हो गया ना। तो पोर का मतलब भी तो छेद। तो परफोरिन प्रोटीन ने छेद कर दिया तो क्या बोले? परफोर लाइंड छेद, परफोरिन लाइंड छेद पोर बोले, समझे ना। अब ये हो गया। अब होता क्या है, इस परफोरिन प्रोटीन ने यहाँ पर ये छेद कर दिया।
छेद किए, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि इसके बाहर का जो इलाका है इसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य या फिर अंतरा कोशिकीय द्रव। तो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पानी अंदर आएगा। क्या अंदर आएगा बेटा? पानी। समझे कि नहीं समझे? इसमें क्या हो गया? छेद, और बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या आ गया? पानी। जब पानी अंदर आएगा तो ज्यादा पानी की वजह से ये हो जाएगी स्वेल अप, बोले तो फूल जाएगी, और जो छेदी लाल था वो घोलू मोलू घोलू लाल बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो छेदी क्या बन गया? गोलू। अभी पहला काम हुआ है, परफोरिन प्रोटीन गई है, छेद हुए हैं, पानी अंदर आया है, गोलू बना है। अब क्या होगा? अब अगला केमिकल ये रिलीज करेगी, और अगले केमिकल के रूप में ये ग्रेनजाइम्स रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? ग्रेनजाइम्स। तो ग्रेनजाइम्स रिलीज कर रही है, और ये ग्रेनजाइम्स इन्हीं परफोरिन पोर्स के थ्रू, परफोरिन लाइन पोर्स के थ्रू अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाने के बाद ये बहुत ही गजब के मैकेनिज्म करेंगे। इसके अंदर की मशीनरी को ठप कर देंगे, बोले तो इसकी प्रोग्राम सेल डेथ कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। सर ये प्रोग्राम सेल डेथ क्या? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसने ऐसे ग्रेनजाइम भेजे जिन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की मशीनरी को ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मशीनरी ब्लॉक हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया के सारे एंजाइम ब्लॉक हो गए, तो क्या इसमें एटीपी का सिंथेसिस होगा? तो क्या ये सेल अपनी मशीनरी चला पाएगी? नहीं। तो सेल के अंदर क्या हो गया? प्रोग्राम सेल डेथ। ऐसा प्रोग्राम जिस सेल की डेथ हो जाए, प्रोग्राम सेल डेथ हो गया, और इसी को कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? मेडिकल वाले इसको क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। तो प्रोग्राम सेल डेथ कितने किया? ग्रेनजाइम्स ने। कहां से आए? एनके सेल से। और किस पर इफेक्ट किया? टारगेट सेल पर। और इसके ऊपर क्या हो गया? प्रोग्राम सेल डेथ। अब देखिए बेटा कितना गजब का मैकेनिज्म। छेद हो गए, पानी आता जा रहा है, गोलू फूलता जा रहा है, गोलू फूलते फूलते इसके अंदर और सारे काम करना बंद कर दे मशीन, अब गोलू फट जाएगा। तो ये और ये दोनों मिलके अब गोलू क्या हो जाएगा? फट के बिखर जाएगा, बोले तो बस्ट। क्या हो गया? गोलू बस्ट हो गया, गोलू फट गया है। गोलू जैसे फटा है, इसका काम खत्म नहीं हुआ है। इसने वादा किया था कि मैं उड़ा दूंगी, उड़ा दिया गोलू को। क्या खाई? क्या नहीं खाई। लेकिन ऐसा नहीं कि गोलू को उड़ा के चुपचाप बैठेगी, ये बुलाएगी ओ मैक्रोफेज इधर रहा, ओ न्यूट्रोफिल इधर रहा। ये गोलू मर चुका है, इसके आंकड़े उजड़े पड़े, तू खाना चाहती तो खा ले, है ना। तो इसने क्या किया? उन सेल्स को फेगोसाइटोसिस के लिए बुलाएगी, यानी अगले केमिकल ये रिलीज करेगी। नेक्स्ट केमिकल जो एनके सेल्स रिलीज करेगी दैट इज गामा इंटरफेरोन। क्या रिलीज करेगी? गामा इंटरफेरोन। तो गामा इंटरफेरोन नाम के केमिकल रिलीज करेगी, और ये केमिकल क्या काम करेंगे? दिस केमिकल अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट टू फेगोसाइट्स। फेगोसाइटिक सेल जितनी भी होगी उनको न्योता दिया जाएगा, उनको बुलावा दिया जाएगा, आओ आओ हमने गोलू को फाड़ दिया है, गोलू को मार दिया, आप जितना खा सको खा लो। तो ये गोलू बस्ट हो चुका है। इस गोलू को बस्ट होने के बाद जो फेगोसाइटिक सेल आएगी ये मिलकर इसको खा जाएगी, बोले तो फेगोसाइटोसिस। अरे सर आप तो कह रहे थे कि एनके सेल फेगोसाइटोसिस नहीं करती, इन्होंने तो कर दिया। मैंने कहा कहाँ किया? इसने खाया क्या? नहीं, फेगोसाइटोसिस दूसरी कर रही। क्या मैंने ऐसा कहा क्या है कि ये सिर्फ इनका ही काम है सेल की इम्यूनिटी बना, बॉडी की इम्यूनिटी बना के रखना? सारी सेल मिलजुल के इम्यूनिटी में काम कर रही है, कोई मार रही है, कोई मरे हुए को खा रही है, कुल मिलाकर के अंदर का मामला बैलेंस चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो फेगोसाइटिक सेल भी हेल्प करती है नॉन फेगोसाइटिक सेल की। तुम मारो, जिसको उड़ाना है उड़ाओ, निपटा हम देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले क्या हुआ? एनके सेल्स ने क्या छोड़ा? परफोरिन प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या बन गए? पोर्स बनने के बाद बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या आया? पानी, जिसकी वजह से ये छेदीदार क्या बन गया? गोलू मोलू बनने के बाद अंदर क्या है? ग्रेनजाइम्स ने क्या किया? प्रोग्राम सेल डेथ, बोले तो एपोप्टोसिस। उसकी वजह से क्या हुआ? गोलू बस्ट हो गया, गोलू फट गया। जैसे गोलू फटा इसने क्या रिलीज किया? गामा इंटरफेरोन पूरे सेल में से किसको ढूंढ के आया? ब्लड में से किसको ढूंढ के लाया? फेगोसाइटिक सेल को, और बोला इसको खा जाओ। फेगोसाइटिक सेल को खा गई, काम हो गया। अरे आप खुद सोचो ना यार, एक बीमार सेल थी उसको मारा है, तो बीमार सेल अगर फटेगी सब तरफ अपना बीमारी फैलाएगी, तो और बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? है ना। तो उसके विषाक्त पदार्थ और जाएंगे, तो इससे अच्छा इसको खा ही लो। इसको दूसरी सेल नहीं खा पा रही, दूसरी सेल को पता नहीं चल रहा था कि बीमार सेल का अपनी सेल है, उसको तो आता है दूसरी सेल को खाना। फेगोसाइटिक सेल को आता है बैक्टीरिया को खाना, खुद की सेल को थोड़ी ना खाती है वो। तो खुद की सेल को खाती नहीं, तो ये तो अपनी ही है, इसको छोड़ के चली गई। और तू असल उदास वो दिख रही है, बीमार है, चलो कोई बात नहीं, बैठ, हम आते थोड़ी देर में, उधर घूम के 2-4 बैक्टीरिया आए हैं, वो उधर गई, इधर है, तू बीमार है, तू बीमार ढिचिया वाला है, खत्म। और इधर आओ, ये बैक्टीरिया था मरा हुआ पड़ा, देखो खा जाओ, आगे खा गई। इसको क्या पता कि वही वाली सेल है? अरे वो तो बॉडी की सेल को नहीं खाती, दूसरी सेल को खाती ना। फटने के बाद क्या पता किसका हिस्सा था, खा गई ना। तो ऐसे सेल काम करती है इम्यूनिटी। नहीं समझ में आ रहा है? चलो पढ़ा तो और नहीं, और भी पढ़ाना चाहते हैं, बट 10 मिनट बचे हैं, आगे का टॉपिक लंबा हो नहीं पाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।